नमस्ते। आज हम 13 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के डेली पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स की ये जो वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। जो सबसे पहले हमें न्यूज देखने मिल रही है वो है वर्ल्ड लायन डे को लेके, और ये न्यूज है 13 अगस्त 2024। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिलेबस इसका एनवायरमेंट में जाएगा, जैसे कि किसी एनिमल की बात हो रही है। जब भी किसी एनिमल की बात होती है तो उसका सिलेबस करंट अफेयर्स के से तो जाता ही है, बट GS3 के एनवायरमेंट में भी आपको उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड लायन डे ये कहा है कि जो लोग लायन का कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन का वर्क कर रहे हैं वो उनका जो काम है वो बहुत बेहतरीन है, चल रहा है, और लायन काम काफी अच्छा कंजर्वेशन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि कुछ लोग उनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। तो वर्ल्ड लायन डे क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले ये न्यूज तो 13 अगस्त की है, बट ये वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं हम हर साल, ये आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड लायन डे इनिशिएटेड बाय बिग कैट रेस्क्यू, इसकी शुरुआत जिस ऑर्गेनाइजेशन ने की थी, जिस सेंचुरी ने की थी, उसका नाम है बिग कैट रेस्क्यू। बिग कैट रेस्क्यू जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्रेडिटेड सेंचुरी है, जिसमें बिग कैट्स यानी जिसमें टाइगर्स, लायंस, लेपर्ड्स ये सब आते हैं, इनको बिग कैट्स कहा जाता है। तो इनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं बिग कैट रेस्क्यू, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी वर्ल्ड लायन डे की। वर्ल्ड लायन डे हर साल 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका एम यही है कि हमें अवेयरनेस बढ़ाना है लायन को लेकर और उनके कंजर्वेशन को लेकर। लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना है कि जो लायन है उनकी संख्या हमें बढ़ानी है, उसके लिए हमें लोगों में अवेयरनेस भी, हमें जागृति लानी है, ये सब चीजें पता चलती है। चलो लायन के बारे में जानते हैं। लायन का सबसे पहले साइंटिफिक नाम है पैंथेरा लियो पेर्सिका, ऐसा उसका साइंटिफिक नाम है। तो हर जानवर का आपको पता है एक साइंटिफिक नाम होता है, एक वो नाम होता है जिससे हम उसे बुलाते हैं। तो लायन हम इसे कहते हैं, बट इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो पेर्सिका। उसके अलावा अगर मेल की बात करें तो मेल का वेट 150 से 250 किलो होता है। एक लायन को एक व्यक्ति उठा नहीं सकता है, 150 से 250 किलो उसका वेट होता है। अगर फीमेल की बात करें तो उनका वेट थोड़ा कम होता है, 120 से 180 किलो के बीच में फीमेल का वेट होता है लायनेस का। लेंथ अगर देखी गई तो ये 1.7 से 2.5 मीटर्स तक लंबे होते हैं, और फीमेल जो होती है वो 1.4 मीटर से 1.75 मीटर्स तक लंबी होती है, यानी मेल जो होते हैं वो ज्यादा लंबे आपको देखने मिलते हैं। लेंथ बर्थ इंटरवल की बात करें तो ये 18 से 26 महीने बाद जन्म देते हैं। उसके अलावा टिपिकल इनका डाइट जो है वो कार्निवोरस है। कार्निवोरस यानी ये जानवरों को खाते हैं, ये नॉन वेजिटेरियन है, प्योरली नॉन वेजिटेरियन, ये वेज नहीं खाते हैं, ये कार्निवोरस है। और ये कितने साल जीते हैं? तो 16 से 18 साल इनकी लाइफ होती है। इतने साल ये बिग कैट्स यानी ये जो लायन है ये जीते हैं, इनके ये लाइफ स्पैन है। सो इतने साल वो जीते हैं। अब दो तरह के लायन होते हैं, एक एशिया के लायन और एक अफ्रीका के लायन। अफ्रीका का जो लायन होता है वो एशिया के लायन से अगर देखा गया तो वो बड़ा होता है या फिर छोटा होता है, तो हम कहेंगे छोटा। एशिया का छोटा होता है, किससे? अफ्रीका से, यानी अफ्रीका के लायन बड़े होते हैं। ठीक है, तो अफ्रीका के लायन जो होते हैं वो एशिया के लायन से बड़े होते हैं। तो एशियाटिक लायन से स्लाइटली, आपको फर्क भी पता नहीं चलेगा, बहुत स्लाइट अंतर है। एशियाटिक लायन जो होता है वो आपको गिर फॉरेस्ट में ही देखने मिलता है। हमारे देश में सिर्फ एक ही फॉरेस्ट है जो जिसका नाम है गिर फॉरेस्ट, और वो है गुजरात में। वहां पे आपको ये देखने मिलता है। और इनकी पॉपुलेशन जो होती है वो 2015 में 523 हुआ करती थी, 2015 में 543 थी, और 2020 में वो 674 तक पहुंच गई, यानी ग्रोथ हो रही है लायन के पॉपुलेशन में, बहुत अच्छी बात है। IUCN जो है, अगर हम कहेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक लिस्ट बनाता है ऐसे एनिमल्स की जो खतरे में है, इसको रेड लिस्ट कहा जाता है। तो इसका रेड लिस्ट स्टेटस एंडेंजर्ड है, दिस स्पीसी इज एंडेंजर्ड स्पीसी, तो खतरे में है ये स्पीसी। इंपॉर्टेंस ऑफ लायन, लायन क्या अच्छा करता है? देखो, अगर ऐसा आप कहोगे कि लायन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो ये गलत है। वो जंगल का राजा है, उसकी इंपॉर्टेंस तो होगी, जैसे टाइगर की इंपॉर्टेंस है। टाइगर ही नहीं तो जंगल ही नहीं, ये समझ जाइएगा। लायन नहीं तो भी जंगल नहीं। सबसे पहले इकोलॉजिकल, एपेक्स प्रीडेटर है, सबसे ऊपर का प्रीडेटर है, वो जंगल के हर जानवर का शिकार कर सकता है, ऐसा प्रीडेटर है। वो इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है। कंट्रोल हर्बीवर पॉपुलेशन, क्योंकि हर्बीवर यानी वो लोग जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन जो ये होते हैं प्लांट्स, या जो भी वेज होगा, वेजिटेरियन लोग होते हैं, उनको कहा जाता है, लोग नहीं बट पॉपुलेशन,
एनिमल्स की, उनको कहा जाता है हर्बिवोरस। जो वेज खाते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, वो हर्बिवोरस होते हैं। अगर हर्बिवोरस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई तो पूरे प्लांट्स, पूरे ट्रीज खत्म हो जाएंगे। उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक एपेक्स प्रेडेटर होना चाहिए उस जंगल में जो इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखे। तो हर्बिवोर की पॉपुलेशन वो कंट्रोल में रखते हैं, फॉरेस्ट को प्रमोट करते हैं, ग्रासलैंड की हेल्थ अच्छी रखते हैं। उसी के साथ साथ, नहीं तो ग्रासलैंड भी खत्म हो जाएंगे, पूरे हर्बिवोर जो होते हैं वो ग्रासेस खा लेंगे, ग्रासलैंड पत्ते वत्ते सब खत्म हो जाएगा और फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो यही है। दूसरा उनका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। पहला इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, दूसरा कल्चरल सिग्निफिकेंस। लायन जो होता है वो सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ दिखाना है तो वो लायन से दिखाई जाती है। हमारे करेंसी की बात कीजिए या फिर हमारे नेशनल एम्बलम की बात कीजिए जिसमें चार तरफ चार लायन देखने मिलते हैं। आपको फोटो में तो तीन ही लायन विजिबल होते हैं हमारे नेशनल एम्बलम को, जिसके नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है, उसमें तीन लायन देखने मिलते हैं, बट एक्चुअली उसमें चार लायन चार डायरेक्शन में। दैट इज द दैट इट शोज द स्ट्रेंथ। और उसी के अलावा आपके करेंसी में भी लायन का यूज होता है। आप देखोगे तो आप एक कॉइन ले लो, कॉइन में आपको लायन दिखेंगे, तो हम कहेंगे कि लायन जो होता है वो हमारे करेंसी हो या हमारे नेशनल एम्बलम हो, उसमें आपको देखने मिलेगा। उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंस तो लायन की है, बट उसको खतरा भी है। क्या खतरा है लायन को? ऐसे कौन से खतरे हमारा लायन फेस कर रहा है? सबसे पहला हैबिटेट लॉस। जंगल काटने के कारण हैबिटेट यानी उसका घर जो है ये खत्म होते जा रहा है। ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो हम मेनली कह सकते हैं कि जो इंसान है और जो लायन है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत कॉमन है, ये होते ही रहता है। क्योंकि लायन कभी किसी के एरिया में घुस जाता है तो इंसान उसे मार देता है, तो लायन के एरिया में कोई चले जाता है तो लायन उसे मार देता है, ये होता है। और पोचिंग, हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स उसकी हंटिंग कर रहे हैं, ये उसके लिए खतरा है। कंजर्वेशन एफर्ट्स उसको बचाने के लिए क्या चलाया गया? प्रोजेक्ट लायन चलाया गया, जो कि 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। 15 अगस्त 2022 को प्रोजेक्ट लायन शुरू किया गया था। और प्रोजेक्ट लायन जो होता है उससे एशियाटिक लायंस का हम कंजर्वेशन कर रहे हैं। इंक्लूड्स द हैबिटेट इंप्रूवमेंट, यानी उनके जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उसको मेंटेन करना, उसके ऊपर नजर रखना, मॉनिटरिंग करना, टेक्नोलॉजी का यूज करके जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसे रोकना। गुजरात का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो पॉपुलेशन सेंसस भी लेता है और मॉनिटर करता है हेल्थ कैसी है लायन की। पॉपुलेशन सेंसस में गिना जाता है कि कितने लायन जो है वो जिंदा है, कितने लायन की संख्या बढ़ गई है, या फिर हम कहेंगे कि जो हेल्थ है लायन की वो खराब है क्या, कि क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब यहाँ पे देखा जाता है। तो हम कहेंगे कि गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है। वो कुछ फायर मैनेजमेंट, फ्लड प्रिपेयर्डनेस, उसी के साथ साथ मॉनिटरिंग कर रहा है। देखो, फायर अगर लग जाती है फॉरेस्ट में तो भी लायन का या फिर हम कहेंगे बाकी एनिमल्स का नुकसान हो सकता है। दूसरा हम कहेंगे कि फ्लड आ जाती है तो भी एनिमल्स के लिए बहुत हानिकारक होता है, और मॉनिटरिंग रखना जरूरी है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रखी जाती है। उसके अलावा अगला जो कंजर्वेशन एफर्ट्स डाल रहे हैं वो है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, जिसको आईबीसीए कहा जाता है। आईबीसीए जो होता है वो अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। ये प्रमोट करता है ग्लोबल कोऑपरेशन। 97 रेंज कंट्रीज है जिनके पास ऐसे बड़े बड़े कैट्स, बिग कैट्स जिसे कहा जाता है वो है, जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब हो गए। तो ये सब मिलके साथ में कोऑपरेट करके कहीं ना कहीं एक अलायंस बनाया जिसको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कहा जाता है। और ये सब मिलके काम कर रहे हैं। ये लोग नॉलेज शेयर करते हैं, कैसे बचाव करते हैं हम, कैसे नहीं, या फिर रिसोर्स का एलोकेशन करते हैं। एक के पास कुछ है तो वो दूसरे को देगा और उसकी हेल्प करेगा, ऐसा सब चलता है। उसके अलावा जीआई बेस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग भी चलती है। यहाँ पे उनके ऊपर मॉनिटरिंग करते हैं, कैमरेज लगे हुए हैं, हर चीज का देखते हुए हम यहाँ पे उनके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, या फिर उनकी हेल्थ ठीक है कि नहीं, या उनको कुछ प्रॉब्लम जा रहा है कि नहीं। इस तरह से हमने लायन की पॉपुलेशन सक्सेसफुली इंक्रीज की है। तो 550 के आसपास जो थी वो हमने 650 से ज्यादा पहुंचा दी है। दैट इज वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस कंजर्वेशन एफर्ट्स। ये सब हमको देखने मिलता है। उसके अलावा कुछ फन फैक्ट्स आपको बताता हूँ लायन के बारे में। लायन जो होते हैं लिव इन लार्ज ग्रुप। लायन कभी अकेला नहीं दिखेगा, लायन हमेशा बड़े बड़े ग्रुप्स में रहता है। लायन का जो ग्रुप होता है उसे ग्रुप नहीं, उसे प्राइड कहा जाता है ना। ये कुछ फन फैक्ट्स है अबाउट लायन जो आपको बहुत कम लोगों को पता होता है। इनके ग्रुप को प्राइड्स कहा जाता है। मेल लायंस का जो वेट होता है वो 500 पाउंड से ज्यादा होता है। वो 8 फीट से लंबे हो सकते हैं, काफी लंबे होते हैं। 8 फीट, जितने स्टेज पे मैं खड़ा हूँ इतने स्टेज लायन की लेंथ होती है, इतना लंबा वो होता है। मेल लायन इतना लंबा बन सकता है। नोन एज किंग ऑफ द जंगल, लायन को जंगल का राजा कहा जाता है। और लायन जो होता है ग्रासलैंड में, प्लेन्स में रहता है,
जंगल में नहीं, फिर भी उसको जंगल का राजा कहा जाता है, ये भी एक फैक्ट है। जबकि लायन आपको ग्रासलैंड और प्लेन्स में दिखेगा। अगला है फीमेल लायंस जो है और उनकी जो बहनें हैं वो साथ में रहती है पूरी जिंदगी, जबकि मेल लायंस जो होते हैं वो मैच्योरिटी होने तक ही साथ में रहते हैं। जब एक मेल लायन होता है, जब दो भाई होते हैं तो ये दो भाई जब एक एज तक पहुंच जाते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो दोनों जंगल से अलग हो जाते हैं। उनके फादर के साथ भी नहीं रहता, ना दो भाई साथ में रहते। बट फीमेल लायंस, उनके मदर और उनके सिस्टर्स सब साथ में ग्रुप में रहते हैं। ये एक और फैक्ट है, कभी दो लायन एक साथ नहीं रहते, चाहे वो भाई क्यों ना रहे। भाई का रिलेशन तब तक ही है लायन में जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। बेटे और फादर का रिलेशन तब तक ही है जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। मैच्योर हो गए, फादर और बेटे का रिलेशन खत्म। मैच्योर हो गए, भाई भाई का रिलेशन खत्म। बहन जो है वो रह सकती है, मदर रहती है, तो ये सब यहाँ पे रहता है। बट इस तरह से ये सब होता है। लायन रोर कैन बी हर्ड अप टू 5 माइल्स अवे। अगर 5 मील, यहाँ से 5 मील दूर पे लायन रोर करता है तो यहाँ तक आवाज सुनाई आती है, इतना जोर से रोर करता है लायन। तो लायन बहुत दूर जंगल में कहीं रोर कर रहा है और आप एक कोने में हो जंगल के तो भी आपको आवाज सुनाई जाएगी उस लायन की। 1 माइल यानी लगभग 1.5 किलोमीटर समझ जाइए। 5 माइल, 5 को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो काफी बड़ा एक नंबर है, तो भी आप बोल सकते हो कि 7-8 किलोमीटर तक आवाज सुनाई जाती है उसके रोरिंग, इतने जोर से दहाड़ होती है उस लायन की। लायन 20 घंटे रेस्ट करता है दिन में, तो जो लोग 24 में से 20 घंटे रेस्ट करते हैं उनको आप लायन का दर्जा दे सकते हो। तो लायन 20 घंटे सो सकता है और 20 घंटे सोता है, आराम करता है वो दिन भर में, सिर्फ 4 घंटे जागता है और 4 घंटे ही घूमता है। बाकी समय एक तो पड़ा हुआ दिखेगा कहीं या फिर सोता हुआ दिखेगा। ये एक और फन फैक्ट है। मेल लायन पेट्रोल देयर टेरिटरी रेगुलरली, और रोज पेट्रोलिंग करता है। मेल लायन अपने टेरिटरी में घूमता है, 4 घंटे यही काम करता है। कोई बीच में घुसा तो नहीं, कोई कुछ आया तो नहीं, कौन सा जानवर क्या कर रहा, सबके ऊपर नजर रखता है लायन। मेल लायन पूरी पेट्रोलिंग करता है, घूम फिर के आता है, नजर रखता है। और लायन प्रेफर टू हंट एट नाइट, ये याद रखेगा, लायन कभी भी हंटिंग रात में करता है। और मेकिंग इट इजियर टू कैच प्रे, क्योंकि बाकी जानवर तब आराम करते रहते हैं, ये तब जाके बराबर उस पर अटैक करता है। और उनको ज्यादातर आवाज भी जल्दी समझ में आती है, डिस्टर्बेंस कम रहती है और दिखता, वैसे जानवरों को अंधेरे में भी दिखता है बट उतना ज्यादा विजिबिलिटी नहीं रहेगी जितनी दिन में रहती है। तो ये सब लायन के बारे में कुछ फैक्ट्स है, ये फन फैक्ट्स है अबाउट लायन। तो लायन बहुत ही एक हम कहेंगे कि फेमस जानवर है। फेमस जानवर तो है ही, बट ये एक बहुत इंप्रेसिव पर्सनालिटी भी है और बहुत आलसी जानवर है, बहुत ही लेजी जानवर है लायन। तो लायन इतना बड़ा राजा हो के वो आलसी है, तो हम कहेंगे इसका जो सोर्स था वो था PIB, जिसने हमें ये सब इंफॉर्मेशन दी है। फन फैक्ट्स वाली इंफॉर्मेशन छोड़ के बाकी इंफॉर्मेशन जो ऊपर आपने लायन के बारे में पढ़ी वो हमने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से निकाली। चलो लायन के बाद दूसरे करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो है ये सब लोग जानते हैं कि इस देश के जाने माने साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, ये विक्रम साराभाई जो है इनका स्पेस सेंटर भी है इंडिया में। विक्रम साराभाई के रिलेटेड जो सिलेबस आएगा वो आएगा GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो विक्रम साराभाई के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर विक्रम साराभाई ये न्यूज में क्यों रहे। विक्रम साराभाई न्यूज में रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, जो कि 12 अगस्त को आती है। विक्रम साराभाई की बर्थ एनिवर्सरी हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है। विक्रम साराभाई का 12 अगस्त 1919 को जन्म हुआ था अहमदाबाद में, और वो एक काफी एफ्लुएंट फैमिली से थे और प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियलिस्ट वाली फैमिली थी, यानी काफी रिच फैमिली को बिलोंग करते थे। ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब फैमिली से थे, रिच फैमिली को बिलोंग करते थे विक्रम साराभाई। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े, उसके बाद वो 1947 में इंडिया में रिटर्न हो गए। उन्होंने फिजिकल रिसर्च लैब खोली जिसको PRL कहा जाता है अहमदाबाद में, नवंबर 11, 1947। उस वक्त उनकी एज सिर्फ 28 साल की थी। एट द एज ऑफ 28 उन्होंने एक लैब खुद खोली थी जिसका नाम था फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे आपको देखने मिलता है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो ये है कि उनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इनिशिएटेड द इंडियन स्पेस प्रोग्राम इन 1960। उन्होंने इंडियन स्पेस प्रोग्राम 1960 में चलाया था और इनका विजन वही था कि स्पेस टेक्नोलॉजी में मैं इंडिया को आगे लेके जाएंगे, हम सब मिलकर इंडिया को आगे लेके जाएंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को बनाया जाता है
15 अगस्त 1969 को इसरो का एस्टेब्लिशमेंट का ये ईयर और डेट है 15 अगस्त 1969। ये एक डेट है जिस दिन इसरो बनाया गया। इनिशिएटेड द प्रोजेक्ट फॉर फैब्रिकेशन एंड लॉन्च ऑफ इंडियन सैटेलाइट, यानी इंडियन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए ये इसरो बनाया गया था। और फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट जो भेजा गया था उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये लॉन्च किया गया था 1975 में, और वो लॉन्च किया गया था रशियन कॉस्मोड्रोम में। वर्कड विथ होमी जे भाभा, जिनको होमी जहांगीर भाभा भी कहा जाता है, जो कि फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम है। होमी जे भाभा के साथ इन्होंने काम किया। होमी जे भाभा को कहा जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। इन्होंने पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इंडिया में बनाया था। पहले हमारे पास लॉन्चिंग स्टेशन नहीं था रॉकेट लॉन्च करने का, इन लोगों ने मिलकर लॉन्चिंग स्टेशन इंडिया में बनाया, और अब इंडिया से ही सभी चीजें, सैटेलाइट्स और सब कुछ लॉन्च हो सकता है। इनको कौन कौन से अवार्ड्स और ऑनर्स मिले हैं? सबसे पहली बात करें इनके अवार्ड्स और ऑनर्स की, तो इनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला है। कल ही मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। कल मैंने आपको राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार बताए थे कल के करंट अफेयर में, और उसी में मैंने शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिए जाते ये भी बताया था। स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर कौन थे ये भी मैंने आपसे सवाल पूछा था कल। उसी के अलावा इनको ये अवार्ड 1962 में दिया गया, इनको पद्म भूषण 1966 में दिया गया, इनको पद्म विभूषण डेथ के बाद 1972 में दिया गया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी बनाया गया तिरुवनंतपुरम का, इन्हीं के मेमोरी में उसको नाम दिया गया। डॉक्टर साराभाई क्रेटर, मून पे एक नाम हमने दिया है उनके ऑनर में। डॉक्टर साराभाई क्रेटर, मून पे एक क्रेटर का नाम हमने इन्हीं के नाम पे रखा है 1974 में। इनकी पोजीशन भी काफी डिस्टिंग्विश्ड रही है। ये चेयरमैन रहे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 1966 में, ये प्रेसिडेंट रहे फिजिक्स सेक्शन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस के 1962, प्रेसिडेंट रहे जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ IAEA के वेरीना में जो है हुआ था वो 1970 में, वाइस प्रेसिडेंट रहे फोर्थ यूएन कॉन्फ्रेंस के पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1971 में। आप सोच रहे हैं कि सिर्फ इंडिया के ही लेवल पे नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पे भी इनका बहुत बड़ा नाम है। इनकी डेथ हो गई 30 दिसंबर 1971 को, कोवलम करके जगह है तिरुवनंतपुरम केरला में इनकी डेथ हो जाती है 1971 में, और ये हुई थी दिसंबर 30 को। इनकी लेगेसी अगर देखा गया तो इसरो जो होता है वो आज भी डॉक्टर साराभाई का जो विजन था कि इंडिया को स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाए, उसको आज भी पूरा कर रहा है। और यही थे हमारे विक्रम साराभाई, जो कि हम बचपन से जिनका नाम सुनते आ रहे हैं। वो तो तब से नहीं है जब से हम इस दुनिया में हैं, तब भी वो नहीं थे, बट उनका नाम कोई भूल नहीं सकता, इतने बड़े उनके कंट्रीब्यूशन रहे। 1971 में ही पास्ट अवे, स्टिल वी रिमेंबर अस, स्टिल आने वाली जनरेशन उनको याद करते रहेगी, क्योंकि इंडिया स्पेस में जो भी आगे बढ़ रहा है उसकी शुरुआत करा के देने वाले विक्रम साराभाई थे। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं, और एनीमिया मुक्त भारत हम बनाना चाहते हैं। हम इंडिया को एनीमिया से मुक्त करना चाहते हैं। इसका सिलेबस करंट इवेंट में जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उन्होंने रिसेंटली कुछ डिटेल्स लाए हैं एक इनिशिएटिव के, जिसका नाम है एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मुक्त भारत 6x6x6 स्ट्रेटेजी है। चिल्ड्रन जो 6 से 59 मंथ ऑफ एज है वो इसमें कवर हो रहे हैं, या फिर एडोलेसेंट जो गर्ल्स एंड बॉयज है 10 से 19 साल के, वो प्रेग्नेंट वुमेन, या फिर हम कहेंगे चिल्ड्रन बिटवीन 5 to 9 ईयर्स ऑफ एज, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 20 से 24 साल की, या फिर लोग लैक्टेटिंग मदर्स जो दूध पिलाती है, वो महिलाएं 0 से 6 मंथ्स के चाइल्ड को, वो भी इसमें आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि इनको बेनिफिट्स कुछ मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, अब इसको हम पढ़ लेते क्या है। सबसे पहले एनीमिया। एनीमिया की बात करें तो ये बहुत बड़ा हेल्थ चैलेंज है इंडिया में। इंडिया में मैक्सिमम लोगों को एनीमिया ये बीमारी देखने मिलती है। एनीमिया जो होता है ये बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ चैलेंज है। एनीमिया ये प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम कैसा होता है ये भी देखते हैं। एनीमिया की अगर बात करें तो एनीमिया इज अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। आपके अंदर रेड ब्लड सेल्स एक तो बहुत कम होना, या फिर हेल्दी वाले कम होना, इन लोगों को ये होता है एनीमिया। या फिर हीमोग्लोबिन की कमी होना। हीमोग्लोबिन की कमी होना क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है आपके बॉडी के टिश्यूज तक, तो इसकी कमी होना। हीमोग्लोबिन जो होता है ये प्रोटीन होता है जो आपके रेड ब्लड सेल्स में मिलता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से और आपके बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है ऑक्सीजन। अब ये अच्छे से रहेगा तभी आपके बाकी ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, क्योंकि वही एनीमिया जिसको है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं, और हीमोग्लोबिन ही तो कैरी कर रहा है ऑक्सीजन और आपके बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचा रहा है। हार्ट पंप करता है, ठीक है, और आपको पता है कि जो लंग्स होते हैं वहां से तो ये पहुंचते हैं जो भी
हम ऑक्सीजन लेते हैं, लंग्स में जाता है और ऑक्सीजन को ये कैरी करते हैं और ये पूरे बॉडी के हमारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं और इनको पंप करने का काम हार्ट करता है। इस तरह से हमारे बॉडी का सिस्टम बना हुआ है। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनीमिया, अलग अलग एनीमिया होते हैं। एक होता है एप्लास्टिक एनीमिया, एक होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एक होता है सिकल सेल एनीमिया, एक होता है थैलेसेमिया, एक होता है विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो अलग अलग टाइप ऑफ एनीमिया भी लोगों को होते हैं, एक ही टाइप का एनीमिया नहीं है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है वो उस कारण इम्पेयर्ड कॉग्निटिव एंड मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन एंड डिक्रीज्ड वर्क कैपेसिटी इन एडल्ट्स। वही है, थोड़ा सा माइंड स्लो हो जाना या फिर ठीक से कैपेसिटी ना मिलना काम करने के एडल्ट्स में, ये हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। इसलिए फिर आयरन टॉनिक और ये सब डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं जो बच्चे होते हैं उनको, क्योंकि आयरन की मात्रा हमारे बॉडी में रहनी चाहिए। जब आयरन की मात्रा अच्छी रहेगी तभी, इसलिए जो वेजिटेबल्स में आयरन है, जो भी ऐसे कुछ डाइट्स है जिसमें आयरन होता है वो खाना जरूरी है ताकि बॉडी को आयरन मिलता रहे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना ऐसी कौन सी सब्जियां है जिसमें आयरन की मात्रा काफी अच्छी होती है। आपकी फेवरेट सब्जी का नाम लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले वो सब्जी, फिर मैं भी खाना शुरू करके देखूंगा आप लोगों की फेवरेट है तो वो कैसी लगती है, और मैं भी अपनी आयरन की कैपेसिटी, आयरन जो है उसकी क्वांटिटी मेरे बॉडी में बढ़ाऊंगा। तो लिखिएगा आपको जो पता है। उसके अलावा इफेक्ट्स, एक आपने जब बचपन में आपने कार्टून देखा होगा पॉपॉय द सेलर मैन। पॉपॉय जो होता है वो पालक खाता है और वो पालक खाने से उसकी एकदम से बॉडी बन जाती है। तो पालक खाना बहुत जरूरी है, उस कार्टून के थ्रू हमको बताया गया था। तो ऐसे काफी सारे कार्टून्स ने हमें अच्छी अच्छी चीजें भी सिखाई है बचपन में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें डाइट अच्छी लेनी चाहिए। इफेक्ट्स ऑफ मोस्ट सीवियर इन इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड में जल्दी होता है, बचपन में ये जल्दी पकड़ लेता है। इन प्रेगनेंसी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैन लीड टू पेरीनेटल लॉस, प्रीमैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट बेबीज। ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। अगर कोई महिला का आयरन डेफिशिएंसी है प्रेगनेंसी के वक्त, तो वो जो बच्चा पैदा होगा उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्रीमैच्योर होता है, प्रीमैच्योर बर्थ होते हैं, या फिर हम कहेंगे कि बर्थ वेट, लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, बहुत कम वेट वाले बेबीज पैदा होते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जब प्रेग्नेंट रहती है वुमेन, उनको थोड़ा अच्छा हेल्दी डाइट खिलाया जाता है ताकि बच्चे हेल्दी पैदा हो। तो ये सब है। एनीमिया मुक्त भारत जो है ये लाया जा रहा है। एनीमिया मुक्त भारत एक स्ट्रेटेजी है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अमंग 6th बेनिफिशियरी एज ग्रुप। एक है वो बच्चे जो 6 से 59 मंथ्स के हैं, वो बच्चे जो 5 से 9 साल के, एक एडोलेसेंट जो 10 से 19 साल के, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, या फिर हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन जो 15 से 49 ईयर्स में होती है। और लाइफ साइकिल अप्रोच हमने रखा है। इन सब के हम सब जो लोग हैं यहाँ से एनीमिया को मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 6 इंटरवेंशन अंडर हम कहेंगे एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी क्या क्या मिल रहा है। पहला है प्रोफाइलैक्टिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ये दिया जाएगा। ये एक सप्लीमेंटेशन होगा जो दिया जाएगा जिससे आयरन फॉलिक एसिड आपके बॉडी को मिलता रहेगा। एनीमिया खत्म करने का सबसे पहला तरीका ये है। दूसरा पीरियोडिक डीवर्मिंग, डीवर्मिंग करना जरूरी है। हमारे बॉडी में वर्म्स होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों को ही होंगे जो चॉकलेट खाते हैं, मीठा खाते हैं, उन्हीं को वर्म्स होते हैं। दैट इज नॉट नेसेसरी कि उसी कारण होंगे। वर्म्स जो होते हैं वो पोल्यूशन के कारण भी कुछ जर्म्स हमारे अंदर जाते हैं, तो इसलिए डीवर्मिंग जरूरी है। डीवर्मिंग की एक टैबलेट भी आती है जो प्रेफरेबली आपने 15 से 20 दिन के टाइम पीरियड में खानी चाहिए। अदरवाइज आपका चिड़चिड़ापन होना या फिर कुछ प्रॉब्लम्स जाना या फिर स्किन का या जो भी है, वर्म्स होने से जो जो प्रॉब्लम हो सकते हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये सब के लिए आपको पीरियोडिक डीवर्मिंग करना जरूरी है। वैसे डीवर्मिंग की गोलियां आती है, डीवर्मिंग का लिक्विड भी आता है, यू कैन हैव दैट, या फिर आप उसको ले सकते हैं 15 से 20 या फिर 1 महीना, जो भी आप डॉक्टर को कंसल्ट करके उसको ले सकते हैं। ये लेना जरूरी है। उसके अलावा इंटेंसिफाइड ईयर राउंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें थोड़ा सा कैंपेन रहेगा जिसमें लोगों को अवेयर कराया जाएगा। उसके अलावा टेस्टिंग ऑफ एनीमिया, डिजिटल इन्वेजिव हीमोग्लोबिनोमीटर लेके लोगों के एनीमिया को टेस्ट किया जाएगा। उसी के साथ साथ मैंडेटरी प्रोविजन है आयरन और फॉलिक एसिड जो होता है वो फोर्टिफाइड फूड गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ प्रोग्राम्स में डाला जाएगा। जो गवर्नमेंट फूड प्रोवाइड कर रही है उसमें ऐसा फूड दिया जाए जिसमें आयरन और फॉलिक एसिड प्रेजेंट हो। और अवेयरनेस बढ़ाया जा रहा है, ट्रीटमेंट होंगी, नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेस जो है एनीमिया के वो भी खत्म करने की कोशिश करेंगे हम, न्यूट्रिशन लोगों तक पहुंचाएंगे विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हीमोग्लोबिनो पैथीज या फिर फ्लोरोसिस। इस पे ज्यादा हम लोग फोकस करने वाले, ऐसा भी कहना है। ऐसा एनीमिया से मुक्त किया जा सकता है भारत को। देखते हैं ये मुक्त होता है कि नहीं। हीमोग्लोबिन की
मात्रा बॉडी में कितनी होनी चाहिए ये आप लोगों को पता ही होता है। आप जब अपनी सीबीसी टेस्ट या जो भी टेस्ट होती है वो कराते हैं तो उसमें लिख के आता है आप में हीमोग्लोबिन कितना है। लड़कियों में जो बताया जाता है वो अलग है और लड़कों में जो बताया जाता है वो अलग है। लड़कों को ज्यादा हीमोग्लोबिन सजेस्ट किया जाता है और लड़कियों को थोड़ा कम किया जाता है, क्योंकि लड़कियों में वैसे भी हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू बॉयज मेल। तो लड़कों का 17-18 तक भी पहुंच जाता है, लड़कियों का 15-16 इज वेरी ओके। तो हम देखेंगे तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है लड़कियों को कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, कौन से नंबर से, और लड़कों के कौन से नंबर से कितने के बीच में, ताकि आपके बताने से बाकी लोग भी अवेयर हो जाए और बाकी लोग कमेंट सेक्शन में पढ़िएगा कि कितना लिखा है सब लोगों ने। तो सोर्स जो था इस करंट अफेयर का वो था पीआईबी, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं, वो है रोहिंग्याज इन म्यांमार। म्यांमार में रोहिंग्या का इश्यू ये बहुत टाइम से चल रहा है और ये इशू ऐसा है जो जल्दी रुक नहीं सकता। ये इशू की बात करें तो ये करंट इवेंट से जाता है। करंट इवेंट के अलावा ये जो इशू है ये करंट इवेंट से तो जाता ही है, बट इंटरनेशनल रिलेशंस या ऐसे वैसे टॉपिक्स में भी ये पूछा जाता है। कंटेक्स्ट क्या है, एटलीस्ट 150 रोहिंग्या जो है इंक्लूडिंग जो बच्चे हैं, इंक्लूडिंग बच्चे, ये ड्रोन अटैक में मारे गए while they were trying to flee the violence hit Myanmar in the western state of Rakhine। Rakhine करके जो वेस्टर्न स्टेट है वहां पे वायलेंस चलने लगा। ये लोग वहां से भागने लगे इस वायलेंस को देख के, तो उनके ऊपर ड्रोन से अटैक करके उनको मार दिया गया। ये रोहिंग्याज का इशू यहाँ पे हुआ है। तो मल्टीपल फैमिली जो है वर वेटिंग टू क्रॉस द बॉर्डर एंड एंटर बांग्लादेश, ठीक है, व्हेन अ ड्रोन स्ट्राइक एलिजेडली carried out by Arakan army killed them at the borders between the two nations in Rakhine। तो हम कहेंगे कि ये म्यांमार से जा रहे थे बांग्लादेश की ओर, क्योंकि रखाइन यानी म्यांमार में इनके खिलाफ वायलेंस हो रहा था। जब ये क्रॉस कर रहे थे तो बॉर्डर पे इनके ऊपर ड्रोन से अटैक किया अरेकन आर्मी ने और इनको मार दिया गया। ये बहुत बुरी एक घटना हमें देखने मिल रही है। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं म्यांमार का, ये म्यांमार है, यहाँ से वो लोग जाना चाहेंगे, ये रखाइन स्टेट है, यहाँ से वो बांग्लादेश जाना चाहेंगे, ठीक है। ये म्यांमार इंडिया को लग के है और ये इंडिया है, ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ये म्यांमार है, ये रखाइन स्टेट है। यहाँ से वो लोग क्रॉस करके बांग्लादेश जा रहे थे, उतने में इन पे अटैक किया जाता है और इनको मार दिया जाता है। ये घटना अब सामने आ रही है। तो ये एक और इशू न्यूज में लेके आता है रोहिंग्याज को। रोहिंग्या जो है आर प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम। अब रोहिंग्या कौन है इनके बारे में जान लेते हैं। रोहिंग्या मुस्लिम एथनिक माइनॉरिटी है जो कि म्यांमार में रहती है। प्राइमरीली वो रखाइन स्टेट जो मैंने आपको बताया वो स्टेट में रहने वाला ये मुस्लिम एथनिक माइनॉरिटी है। उनको काफी सारे सीवियर प्रोसिक्यूशंस जो होते हैं वो फेस करने मिल रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है फॉर डिकेड्स, काफी सालों से उनके साथ बहुत भेदभाव, काफी बुरा बर्ताव ये उनको म्यांमार में फेस करने मिल रहा है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें रोहिंग्या जो है म्यांमार के, ये डीपली रूटेड इन कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल फैक्टर्स काफी सारे जुड़े हुए कि लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इवेंट्स है, उसके अलावा पॉलिटिकल इवेंट्स है, सोसाइटी से रिलेटेड काफी सारी चीजें, जिस कारण ये रोहिंग्यास को काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने मिल रहे हैं। रोहिंग्यास की बात करें तो कुछ कॉजेस रिलेटेड टू इश्यूज ऑफ रोहिंग्या। सबसे पहले हिस्टोरिकल टेंशंस की बात बताता हूँ। देखिए आपको बताता हूँ हिस्ट्री में हुआ क्या, क्यों रोहिंग्यास का इशू है। पहला है इशू हमारा हिस्टोरिकल टेंशंस। रोहिंग्या मुस्लिम और बुद्धिस्ट मेजॉरिटी, आपको पता है कि जो म्यांमार है वहां पे बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, तो बुद्धिस्ट लोग ज्यादा है और वहीं पे आपको मुस्लिम्स माइनॉरिटी में देखने मिलते हैं। ये कब शुरू हुआ था, ब्रिटिश रूल में ही इनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे 1824 में। इस पीरियड में जो ब्रिटिश थे एम्प्लॉयड डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज चला रहे थे। हमारे इंडिया में भी इन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड करके उन पे रूल करने की कोशिश की। और आज इंडिया का हाल क्या है, हिंदू और मुस्लिम्स इनके बीच में जल्दी आज यूनिटी नहीं बन पा रही। ये ब्रिटिश का ही हमें दिया हुआ एक तोहफा है जो कि बहुत बुरा था, हमारे देश के लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। वैसे ब्रिटिश यहाँ भी वही करके गए, बुद्धिस्ट और रोहिंग्या यानी मुस्लिम्स के बीच में इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिए ताकि ये डिवाइड और रूल कर सके, फेवरिंग मुस्लिम्स ओवर अदर ग्रुप्स। वो लोग वहां पे मुस्लिम्स को फेवर करते थे बाकी ग्रुप से ज्यादा। दे रिक्रूटेड मुस्लिम्स एज सोल्जर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। मुस्लिम्स को उन्होंने अपने आर्मी में भी लिया, सेटिंग देम अगेंस्ट बुद्धिस्ट हु वर अलाइंड with Japanese as conflict unfolded in Burmese soil। अब होता क्या है, जापान ने अपने आर्मी में म्यांमार के बुद्धिस्ट लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया और ब्रिटिश ने अपने आर्मी में मुस्लिम्स को यानी रोहिंग्यास को अपॉइंटमेंट ये क्या रिक्रूटमेंट दिया। तो ये आर्मी तो जापान और ब्रिटिश की लड़ रही, बट इनडायरेक्टली इन्होंने देखा कि हम मुस्लिम हैं और ये बुद्धिस्ट है जो हमारे साथ लड़ रहे हैं, और तब से इनके झगड़े शुरू हो गए। ये हिस्टोरिकल सबसे पहला टेंशन है जो हिस्ट्री ने इनके बीच में टेंशन खड़ा करके दिया। दूसरा सिटीजनशिप इश्यूज। रोहिंग्या जो होते हैं उनको सिटीजनशिप
डिनाई की जाती है म्यांमार गवर्नमेंट के द्वारा। म्यांमार गवर्नमेंट उन्हें सिटीजनशिप नहीं देती है क्योंकि वो कहते हैं ये इलीगल इमिग्रेंट्स है जो बांग्लादेश से आए हैं, ये हमारे देश के नहीं है, ये इलीगली बांग्लादेश से म्यांमार में आए हैं और स्टेटलेसनेस, और इस कारण उनको उनकी जगह ही नहीं, उनको कुछ बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते हैं, उनको कुछ प्रोटेक्शन भी नहीं है म्यांमार में, इसलिए वो फिर कभी कभी कुछ वायलेंस हो गया तो फिर से बांग्लादेश में माइग्रेट होने की सोचते हैं। तो ये सब है। अगला जो कारण आपको देखने मिलता है वो है एथनिक एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज द नेक्स्ट रीजन। अब क्या है, रोहिंग्या ये मुस्लिम है, ये माइनॉरिटी है जो कि आपको बुद्धिस्ट कंट्री में देखने मिलती है। म्यांमार एक ज्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन वाला देश है और वहां पे आपको रोहिंग्या मुस्लिम माइनॉरिटी देखने मिलते हैं, तो वहां पे काफी सारा डिस्क्रिमिनेशन देखने मिल रहा है। दिस हैज बीन एक्सरबरेटेड, हम कहेंगे, बाय नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स एंड पॉलिसीज दैट फेवर बुद्धिस्ट मेजॉरिटी। अब जिनका देश है वो अपने अकॉर्डिंग उसको चला रहे, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन काफी सारा देखने मिल रहा है। म्यांमार में भी रोहिंग्यास को लेके तो काफी सारा प्रॉब्लम है। ये सब चीजें जो है, इसके अलावा बाकी पॉलिटिकल इश्यूज तो हर जगह रखे हुए हैं। हमारा देश हो या कोई और देश हो, पॉलिटिकल चीजों के कारण बहुत ज्यादा डिवाइड हो गए हैं हम लोग, वैसा यहाँ पे भी हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की, तो बहुत सारे पॉलिटिकल एंटिटीज जो है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है जो म्यांमार में रहते हैं, हैव यूज्ड रोहिंग्या इशू। वो रोहिंग्या का इशू को रेज करते हैं हमेशा और सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं पावर में आने के लिए। यही लोग और इश्यूज को बढ़ाते हैं, जिसमें मिलिट्री का भी सपोर्ट लिया जाता है। दिस इंक्लूड्स द मिलिट्री व्हिच हैज बीन पोर्ट्रेड द रोहिंग्या एज द सिक्योरिटी थ्रेट टू जस्टिफाई इट्स एक्शन। तो बोलते हैं कि हमारे लिए जो खतरा है वो रोहिंग्या है, मिलिट्री का यूज करो, ये करो, कुछ ऐसे भी है। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स यहाँ पे। इतना ही नहीं तो इकोनॉमिक फैक्टर्स है। इकोनॉमिक कैसे, जो रखाइन स्टेट मैंने अभी आपको दिखाया वो पुअरेस्ट रीजन है, सबसे गरीब रीजन है म्यांमार का। म्यांमार का वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन, या फिर सीधा आप बोल दीजिए कि बहुत गरीब जगह है, ये बहुत गरीब स्टेट है। और कंपटीशन जो है वहां पे रिसोर्सेस पहले ही कम है। कम रिसोर्सेस में रोहिंग्या भी वहां रह रहे हैं और बाकी एथनिक ग्रुप भी रह रहे हैं, तो ये रिसोर्सेस मिलेंगे किसको? इसको लेके इन दोनों ग्रुप्स के बीच में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। ये भी एक इकोनॉमिक कारण है। इतना ही नहीं तो मिलिट्री एक्शंस, म्यांमार मिलिट्री ऑपरेशंस जो होते हैं रोहिंग्या के अगेंस्ट जो चलाए जा रहे हैं, वो यही है कि भाई देखो हम इंसर्जेंसी में कुछ मेजर्स ले रहे हैं, इसलिए वहां वायलेंस होता है, तो हम आर्मी बीच में आ जाती है, ह्यूमन राइट को अब्यूज करती है, ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम जाने लगते हैं फिर रोहिंग्यास को। ये सब के कारण रोहिंग्या बहुत खतरे में कहे जाते हैं म्यांमार में। इसलिए रोहिंग्या का इशू इतने जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। ब्रिटिश ने उस वक्त से बनाया था, आज तक चल रहा है। हमारे देश में जो ब्रिटिश ने इशू खड़े किए थे वही तो आज तक खत्म नहीं हुए, तो रोहिंग्या का इशू कहाँ से खत्म होगा, है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था इंडिया टुडे। इंडिया टुडे नाम के करंट अफेयर, ये जो आपका ये है न्यूज, वहां से आपको ये देखने मिलता है रोहिंग्या इशू। रोहिंग्या इशू के बाद अगला जो हमें न्यूज देखने मिल रही है वो है नीला कुरुंजी। नीला कुरुंजी, नीला ब्लू कुरुंजी, तो इसका नाम है स्ट्रोबिलैंथिस। ठीक है, ये जो है ये थोड़े डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, साइंटिफिक नाम है, तो हम कहेंगे स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियान, ऐसा इसका नाम है। वैसे इसको कहा जाता है नीला कुरुंजी। नीला कुरुंजी, ये नाम याद रखना इजी है। साइंटिफिक नाम जो होते हैं थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, चाहे वो लायन का हो, टाइगर का हो, या फिर किसी भी जानवर का हो, या किसी प्लांट ट्री किसी का भी हो। जिसका सिलेबस एनवायरमेंट में जाता है। नीला कुरुंजी जो होता है, जिसको स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियाना कहा जाता है, हैज बीन एडेड टू IUCN रेड लिस्ट एज अ थ्रेटेंड स्पीसी। ये एक थ्रेटेंड स्पीसी है, ये काफी खतरे में है, और हम कहेंगे कि ये IUCN रेड लिस्ट में डाला गया है। तो हम कहेंगे कि IUCN रेड लिस्ट जो बनाता है, जैसे मैंने कहा जैसा लायन है, इसको भी एंडेंजर्ड में डाला गया है। IUCN की रेड लिस्ट है। IUCN जो है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये कुछ लिस्ट बनाता है। इन्होंने लिस्ट बनाई और क्रिटिकल इंडिकेटर है कि कुछ बायोडाइवर्सिटी जो है वो खतरे में। ऐसा ही नीला कुरुंजी है। नीला कुरुंजी जो है उसको कुरिंजी भी कहा जाता है, कुरिंजी। ये श्रब है जो कि शोला फॉरेस्ट में आपको देखने मिलता है, जो कि केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में देखने मिलेगा। पहले आपको दिखा देता हूँ दिखता कैसा है। वो इस तरह से दिखता है। ये एक श्रब है जो ट्री पे आते हैं, ऐसे वो दिखते हैं, नीले कलर के आप देख रहे हैं, नीला कुरुंजी है। तो ये नीला कुरुंजी जो है ये कौन कौन से स्टेट में, ये तो आपने देख लिया। ये केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में है। It belongs to Acanthacea family and is known for its purplish blue flowers। अभी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, पर्पलिश ब्लू फ्लावर है नीला कुरुंजी नाम के जो प्लांट है इसको। ये जो प्लांट होता है ये यूनिक ब्लूमिंग साइकिल है इसकी।
फ्लावरिंग वंस एवरी 12 साल, 12 साल में एक ही बार उस पे फ्लावर्स आते हैं, बाकी वक्त आपको फ्लावर्स नहीं देखने मिलते हैं। और ये ग्रो कब करता है, ये ग्रो करता है 1300 से 2400 मीटर पे, काफी हाइट के ऊपर ये आपको देखने मिलता है नीलकुरुंजी, और पूरे साल भर फ्लावर्स नहीं आते। ये अनामलाई हिल्स में आप जाओगे, कार्डमम हिल्स में आप जाओगे, नीलगिरी हिल्स में जाओगे, पालनी हिल्स में जाओगे, या फिर कुद्रेमुख में जाओगे, या फिर बाबा बुडांगिरी करके जो है वहां पे जाओगे, तो वहां पे आपको देखने मिलेंगे ये नीलकुरुंजी नाम के कुछ प्लांट्स। और पलियान ट्राइबल पीपल जो है तमिलनाडु के, वो यूज द ब्लूमिंग ऑफ नीलकुरुंजी टू कैलकुलेट देयर एज। तो वो जितने बार उसने ग्रो किया उतने बार हमारी एज हुई है। फॉर एग्जाम्पल जब से मैं पैदा हुआ तब से 12 बार अगर वो ग्रो हुआ है वो फ्लावर, यानी मेरी एज 12 साल है, ऐसे वो अपनी एज गिनते हैं। तो ये क्योंकि मैंने बताया साल में एक ही बार आता है, तो अगर मैंने उसको 12 बार देखा तो मैं 12 साल का हो चुका हूँ, 20 बार देखा है तो 20 साल का हो चुका है। ऐसे पलियान ट्राइबल पीपल अपनी एज उसके अकॉर्डिंग गिनते हैं, वो डेट्स के अकॉर्डिंग नहीं गिनते। आपने देखा होगा पुराने लोगों को अपने बर्थ की डेट्स भी पता नहीं होती है, तो ये ट्राइबल लोग हैं, वो अपनी एज वैसे गिनते हैं। दैट इज वेरी गुड थिंग। फ्लावर हैज आल्सो गिवन द नीलगिरी माउंटेन्स देयर नेम नीलगिरी। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे नीलकुरुंजी से ही नीलगिरी ये नाम आया है, मीनिंग ब्लू माउंटेन्स। माउंटेन ये ब्लू क्यों दिखता है, वो माउंटेन ब्लू इसीलिए दिखता है क्योंकि नीलकुरुंजी इस पे आते हैं, तो काफी खूबसूरत दिखता है वो नीलगिरी। तो यहाँ से ही नीलगिरी का नाम आया है। अगर किसी ने कभी आया कि नीलगिरी कहाँ से आया, तो भाई नीलकुरुंजी के कारण आया, ऐसा मत समझिए कि वो ब्लू कलर का है, ब्लू कलर के उस पे फ्लावर्स दिखते हैं। और तमिल और मलयालम में इसको ये नाम दिया है। नीलकुरुंजी जो है has been added to IUCN Red List of Threatened Species. It is classified as vulnerable, तो ये काफी ज्यादा खतरे में नहीं है, बट खतरा इस पे आना शुरू हो चुका है। मेन खतरा क्या है, हैबिटेट लॉस, जंगल को काटना और उसको कन्वर्ट कर देना टी, वहां टी के प्लांटेशन लगाना, सॉफ्ट वुड के प्लांटेशन लगाना जो इंसान के काम है, इनको खत्म करना, अर्बनाइजेशन, शहर के शहर बनाना, बाकी स्पीसीज लेके आना, जैसे यूकैलिप्टस जिसको नीलगिरी कहा जाता है, नीलगिरी का तेल वेल बनता है, वो काफी अच्छे से बिकता है, तो वो लगा देना वहां ले जाके, ब्लैक वाटर लगा देना। क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब के कारण ये नीलकुरुंजी जो है ये खराब होते जा रहा है। और अगर नीलकुरुंजी खराब हो जाएगा तो आपको सिर्फ यही लगेगा कि नीलगिरी इसे इसीलिए कहा जाता है नीलगिरी पर्वत को क्योंकि वहां नीलगिरी के पेड़ है, बट भाई असलियत तो यह है कि नीलकुरुंजी के कारण ब्लू माउंटेन दिखता था वो, और हमें लगेगा कि नीलगिरी तो हमने लाया, वहां पे रख दिया है उसको लाके, वो तो हमारा लाया हुआ एक स्पीसी है जो वहां पे हमने इंट्रोड्यूस किया नीलगिरी। तो नीलगिरी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट वो इन्वेजिव है, वो अगर ज्यादा रहेगा तो बाकी स्पीसीज को खत्म कर देगा। हमारे काफी सारे हेल्थ के इश्यूज को सॉल्व करता है वो, बट कोई एक ज्यादा मात्रा में किसी चीज को रखना ठीक नहीं। और ये जो था नीलकुरुंजी को लेके करंट अफेयर, इसका सोर्स था द हिंदू। इस तरह से नीलकुरुंजी दिखता है। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे के एमसीक्यूज। तो चलिए एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको देखने मिलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनीमिया। जो भी एमसीक्यूज के आपको आंसर सही लगते हैं उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। एनीमिया इज अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन टू द बॉडीज टिश्यू। सेकंड, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रिजल्ट्स इन impaired cognitive and motor development in children and decreased work capacity in adults. Which of the statement given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. सही ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीलकुरुंजी को लेके है। विथ रेफरेंस टू द नीलकुरुंजी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज नीलकुरुंजी इज ट्रॉपिकल हार्डवुड ट्री। Second, it is found in the Shola forest in Western Ghats. Third, it is classified as critically endangered in the IUCN Red List. ठीक है, which of the following statements given above is or are correct? First is one only, second is two only, third is one and three, and fourth is one, two and three. उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो आपको देखने मिलता है वो है रखाइन स्टेट। रखाइन स्टेट जो है रिसेंटली सीन इन न्यूज, located in, first option is Bangladesh, second option is Myanmar, third option is Israel and fourth option is Ukraine. ये चार ऑप्शंस में से आपको जो भी ऑप्शन करेक्ट लगता है उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो आज के ये थे करंट अफेयर जो कि हमने पढ़े। इसी तरह हम कल के करंट अफेयर्स में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद।